हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत से अनसुलझे सवालात का जवाब देने की कोशिश करते हैं। अभी जो आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच पिछले संडे को जंग शुरू हुई है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, आखिर ये जंग क्यों हो रही है और नगोर्नो काराबाख क्या चीज है। ये सवालात लोगों के जहनों में घूमते रहते हैं और आज का जो भोपो मीडिया है वो आपको ये सब कुछ बताने का उनके पास वक्त नहीं है। तो हमारी कोशिश रहती है मीडिया स्टार वर्ल्ड की कि हम उन चीजों को खुद भी समझें और अपने दर्शकों तक भी बात पहुंचाएं और अपने से ज्यादा जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराएं, आपके रूबरू कराएं। इस पूरे आर्मीनिया अज़रबैजान के सवाल पर मेरे साथ आज खास मेहमान हैं जावेद नकवी साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, विदेशों की पत्रिकाओं में भी लिखते रहते हैं और विदेशों के सफर बहुत किए हैं और तजर्बा बहुत है, बहुत लंबा तजर्बा है। सेंट्रल एशियन मुल्कों में भी जाना आना रहा है। जावेद नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये आज़रबाईजान और आर्मीनिया के बीच में जो ये एकदम अचानक फ्लेयर अप हुआ है, जो जंग की हालत बनी है, वो आखिर क्या है? क्या है वो सवाल जिसकी वजह से ये दोनों मुल्क आपस में दस्तो गरेबां हैं, टक्कर एक दूसरे के सामने खड़े हैं और दोनों तरफ से रॉकेट्स और आर्टिलरी का इस्तेमाल होने की खबरें आ रही हैं। अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में, आखिर क्या है? देखिए, इसके दो नगोर्नो कराबाख के दो पहलू हैं। एक तो एथनिक है और दूसरा सियासी है। दोनों मिलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एथनिक हिंदुस्तान में भी हमें दिखाई देता है। नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर का हिस्सा है, वो सारा एथनिक भी है, पॉलिटिकल भी है। उसी तरह से फिलिस्तीन का मसला है, पॉलिटिकल है, एथनिक है। ईरान इराक का मसला भी उसी तरह से था एक ज़माने में। अब तो खैर गुर्बतें हैं। लेकिन ये कि ये जो इलाका है, इसने बहुत से एम्पायर्स को देखा। इसने तुर्कों को देखा, इसने मंगोल्स को देखा। ये मंगोल्स के कब्जे में, टाटर्स के कब्जे में रहा। ईरान का बड़ा असर रहा यहाँ पे एक ज़माने में। बल्कि जो नादिर शाह थे, जिन्होंने दिल्ली को पामाल किया था 18वीं सदी में, वो नादिर शाह भी इस पे कब्जा किया उन्होंने। बल्कि पहले से था, और क्योंकि एक साइड ने दूसरी साइड पे कुछ डिफरेंसेस हुए, तो उन्होंने एक को पटक पटक के दूसरे को बिठा दिया था। नादिर शाह का नाम आता है वहां पे। सफवीज ने और नादिर शाह ने और बाद में पहलवीज ने भी इसमें असर डाला। लेकिन तब तक रूस भी आ गया था वहां। रूस की जो ट्रीटी हुई, उसका नाम बड़ा दिलचस्प है, ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 1813 में उसका जो रूप बना, वो जाके सोवियत यूनियन तक आते आते वो बात, वो तो शुरू तो होता पीटर द ग्रेट के ज़माने से, जो वहाँ तक आया। फिर उसने मुआहदा हुआ पीटर द ग्रेट का और हमारे ख्याल से जो ये टर्क्स के साथ जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान, तो उसमें एक मुआहदा ये हुआ कि टर्क्स इस तरफ रहेंगे ट्रांस कॉकेशियन में, और उसके दूसरी तरफ जो है वो रूस का असर रहेगा। जो सोवियत यूनियन में आते आते ये एथनिक किस्सा कब से चल रहा है, देखिए। ये अल्बेनियंस बिल्कुल अलग वज़ा के लोग हैं। इनको तुर्कों ने बहुत इन पे ज़्यादतियाँ की। इनमें हर किस्म के लोग मिलेंगे। कुछ अल्बेनियन यहूदी भी मिलेंगे आपको, ईसाई भी मिलेंगे, और कुछ और भी इसमें फेथ के मानने वाले हैं, कुछ पेगन्स भी मिलेंगे।
उसी तरह से अजरबैजान में आपको इस्लाम का असर दिखाई देगा, तुर्की असर दिखाई देगा, ईरानी असर दिखाई देगा। तो जैसा मैंने तज्जिया किया है, ये नगोर्नो जो है विनयार्ड को कहते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत जगह होगी जहाँ पे ट्रीटी का नाम गुलिस्तान होता है, ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान। और नगोर्नो जो है वो विनयार्ड को कहते हैं, जहाँ वो जो गोलन हाइट्स में भी जो विनयार्ड है, जो जिसपे इसराइल ने कब्जा कर लिया और वहाँ पे कम वक्त उसको वहाँ से वाइन बनाता है उस अंगूर की। तो नगोर्नो के माने ये हुए, कराबाग के माने हुए काला बाग, लिटरली काला बाग, जो शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक डैम वैम भी है काला बाग के। तो नगोर्नो काराबाग वो चीज है। और ये एक आर्मीनियन एनक्लेव है जो अजरबैजान का जिसपे कब्जा है। जो ये समझ लीजिए कि जैसे जाफना हुआ श्रीलंका में, या कश्मीर हुआ, या नॉर्थ ईस्ट हुआ, नागालैंड हुआ, है आपका जेर क़यादत। उस पर जो जोर है, जो कब्जा है वो दिल्ली का होगा, लेकिन वहां पे एथनिक टेंशन इस तरह से रहे हैं। उसी तरह से पाकिस्तान ने जैसे मसलन कहा है, वो बिल्कुल पूरी बॉडीली तो हम नहीं कह सकते हैं कि उसको लिफ्ट कर दें एग्जाम्पल को, लेकिन उनका भी कहना यह है कि वहाँ जो एक डिस्प्यूट है, लिंगरिंग डिस्प्यूट है, जिसको कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सॉल्व नहीं किया है अभी तक, जैसा कि कश्मीर के साथ भी हो रहा है। तो वहाँ पे ये 90s में जब सोवियत यूनियन गिरा तो ये एथनिक फ्लेयर अप फिर से हुआ, और उसके बाद इसको रफा दफा किया गया। उस वक्त अमेरिका भी बड़ा एक्टिव था, और उस वक्त तुर्की की इतनी वो नहीं थी, बिसात नहीं थी कि वो खड़ा होके किसी को आंख दिखाए, खासतौर से अमेरिका को। ये सब अर्दोगान साहब के बाद आने के बाद का किस्सा है तुर्की का। देखिए, तो ये जो अब हुआ क्यों, ये माजरा क्या है, वही समझना है कि इस वक्त आखिर क्या बात थी, क्यों। जी, तो देखिए, अमेरिका का यहाँ पे मुझे कोई मदाखलत नजर नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। और ये वो चीज है जहां पे कि रूस का भी कोई बहुत बड़ा, रूस के इंटरेस्ट बहुत है, अमेरिका से कई दर्जा ज्यादा इंटरेस्ट है। रूस का पूरी पाइपलाइन का सिलसिला यहाँ से वहां तक फैला हुआ है। तो इसलिए रूस के इंटरेस्ट भी हैं उसमें। और लेकिन सबसे बड़ा इस वक्त जो दिखाई दे रहा है वो इनका पुरसाने हाल जो है अजरबैजान का, वो है तुर्की। और अगर आप देखें किस तरह से ये बिसात बिछी हुई है, कि उनका बयान भी आया है, रजब ताय्यिप एर्दोगान का बयान भी आया है कि अकेला ना समझे अजरबैजान को, हम जी उनके जी 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 जी। अब ये कयास है कि इसमें ईरान, क्योंकि उसका बॉर्डर है, पड़ता है कैस्पियन स्टेट्स में, ये भी है वो भी है। अभी ये पड़ोस है, जॉर्जिया का भी पड़ोस है। जॉर्जिया का तो आपको मालूम है क्या हुआ था वहां पे एक जमाने में। उसने रूस के साथ अभी तक उसके टेंशन चल रहे हैं। तो वो तो एक अलग खेल था, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये अभी तक जो नहीं तो आ गए होते फतवे, लंदन से और पेरिस से और वॉशिंगटन से फतवे आ गए होते। अभी तक नहीं आने के माने ये हैं कि दो चीजें। एक तो ये कि अगर रूस इसमें इन्वॉल्व है तो ट्रंप का इसमें मदाखलत करना ना के बराबर है इम्कान उसका। क्योंकि आज की जो बहस हुई है ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन साहब हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं अमेरिकन इलेक्शंस में, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उन्होंने ट्रंप को आज बिल्कुल खुले लफ्जों में पुतिन का कुत्ते का पिल्ला कह दिया। हमें बहुत ही बदकलामी हुई है आज। एक प्रोग्राम आप उस पर भी कीजिएगा कि आजकल ये जो सियासत में बदकलामी
शुरू हो जी, गई है, जी, गालम जी। गालम गलौज शुरू हो गई है। उसने लायर भी कह दिया, उसने तमाम जी, बहरहाल। नहीं, वो हमें अपने इलेक्शन भी नहीं भूलने चाहिए, यहाँ भी बहुत लो पे चले जाते हैं। अरे बिल्कुल, मुझे तो कभी कभी लगता है जब हम कहते हैं विश्व गुरु, तो जी, कहीं जी, ऐसा ही तो नहीं है इसीलिए विश्व गुरु है हम, कि ये सारी जितनी अपनी अलामतें हैं वो जी, जी, दुनिया में चुटकी चुटकी बांट रहे हैं हम। जी, 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 बहरहाल, तो ट्रंप की इस वक्त मेरे ख्याल से मदाखलत का कोई जवाज बनता नहीं है इस इलाके में, और ख़ास तौर से उस मुल्क का जो कि कमिटेड है, यहाँ से निकलो, जी, किसी तरह से बाहर निकलो। अब इसी जो फैल रहा है इस वक्त, जो इस वक्त जो समझिए कि क्रूज कर रहा है, वो मुल्क है तुर्की। मैं ईरान जी, को नहीं कहूंगा इस वक्त। अर्दोगान साहब ना ही सिर्फ यहाँ पे उलझे हुए हैं, और उसकी कोई एक वजह हो सकती है, वो मैं उस पर आता हूं, जी, लेकिन ये जो हाल में देखिए, मैप अगर देखिए आप इस जी, पूरे इलाके का, जहां जहां तेल के पीपे या पाइपलाइंस या कुएं नजर आए, मेडिटेरेनियन में, कैस्पियन सी में, या पर्शियन गल्फ में, और यहाँ तक के हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक, हुँ, यानी सोमालिया और बल्कि सूडान तक। जी, 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 देखिए सूडान में क्या हुआ है, वहां पे यूएई पहुंचा हुआ है, वहां पे तुर्की जा रहा है। लीबिया में यूएई पहुंचा है, वहां पे तुर्की पहुंच गया है, और ऐसी गुत्थी उलझी हुई है कि उसको सुलझाना बहुत ही, इट्स लाइक द ऑलमोस्ट लाइक द इंडियन कास्ट सिस्टम। जी, जी, यहाँ जी, जी, पे दलित मोदी के साथ है, लेकिन मायावती उसके साथ है, तो फिर मायावती जो है लालू के साथ भी है, लेकिन लालू जो है मोदी के खिलाफ है। तो एक मतलब ये कि यूं गुत्थी उलझी हुई है कि रूस जो है इस वक्त, वो कतार के और तुर्की के खिलाफ है वहां पे। अच्छा, अच्छा जावेद साहब, मैं एक चीज़ माफ़ कीजिएगा बीच में थोड़ा-सा, वो ये कि ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है? इसका अंदाज़ क्या कुछ इंटरनेशनल रिएक्शन से होता है? मिसाल के तौर पे ट्रंप ने कहा है कि दोनों से मैं कह रहा हूँ कि मामलात हल करो पीसफुली। ईरान ने भी तकरीबन इसी तरह की अपील की है। रूस ने भी तकरीबन इसी तरह की अपील की है। तो ये इन तीनों प्लेयर्स, अच्छे खासे मेजर प्लेयर्स हैं ये, उनका एक ही तरह का बयान देना। उधर पोप का बयान है कि वो कह रहे हैं कि मैं अमन की दुआ कर रहा हूँ, पोप फ्रांसिस। जी, और इसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं शायद आर्मीनिया की हालत कुछ पतली है, अजरबैजान कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया है, ऐसा कुछ अंदाजा है। आपको क्या लगता है इस सब में? मुझे लग रहा है कि इसमें, जहां पे मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि तुर्की इस वक्त फैल रहा है, हाँ, तो इसमें जाहिर सी बात है, मुझे अजरबैजान में तुर्की का हाथ दिखाई दे रहा है शय देने में, कि भाई ये जो मौका है, इस पे जरा सा तुम एक कुछ नहीं तो थोड़ा सा हुल्लड़ मचा दो, जी, ताकि हमें लगे कि देखिए कतार में बैठे हुए हैं, हम्म, तुर्की कतार में बैठा हुआ है, जी, 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 ठेंगा दिखा रहा है सऊदी अरेबिया को, यूएई को। अब वो अजरबैजान से इस वक्त रूस से हम्म, उसके 36 के आंकड़े हैं वहां पे, हम्म, जबकि सीरिया और ईरान और रूस मिलके एक दूसरा मसला हल कर रहे थे अमेरिका के खिलाफ वहां पे, हम्म, जी, अगर आपको याद हो तो और वहां चले जाइए तो मालूम हुआ रूस का और ये यूएई एलाइज हैं। हम्म, यानी अगर दो आने के असलहे यूएई भेज रहा है, तो कोई 13 आने के रूस भेज रहा है वहां पे। जी, 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 बल्कि एक एक वहां पे लिबिया में एक जो सिविल वॉर ही कहेंगे हम उसको, जी, तो वहां पे उसने मर्सनरीज भेज रखे हैं, हम्म, रूसी, मतलब वो ये कह सकता है डिनाइबिलिटी है। हाँ, डिप्लोमेसी में कहते हैं ना, एलिमेंट ऑफ डिनाइबिलिटी इज कि हम नहीं है। तो हाँ, कुछ उन्होंने जैसे अमेरिकन करते थे ना, तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स भेज दिए, मतलब नहीं, सब। उन्होंने
अमेरिकन तो अब दाइश की शक्ल में टेररिस्ट भेजते हैं बाकायदा। जी 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 जी। ये सीरिया और इराक में जो हुआ हमारे सामने है। और जब अफगानिस्तान वहां से सीरिया से अपने कुछ फौजियों को शिफ्ट किया तो साथ साथ कुछ जहाज भर करके दाइश के टेररिस्ट भी पहुंचाए, ऐसे कुछ सबूत आए हैं। और जी अभी आर्मीनिया और अजरबैजान वाले मामले में भी कहीं बताया जा रहा है कि दाइश के लोगों को पहुंचाया जा रहा है। तो वो तो अब एक तरह से स्टेट टूल की तरह से ऐसा लग रहा है। लेसर देन ए वॉर अगर बताना है तो फौजी ना भेज करके दहशतगर्द भेज दिए जाएं, ऐसा मेरे कुछ। ख्याल से तुर्की का और कतार का, हाँ उसमें इजिप्ट भी है शामिल, यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया, यूएई, और उसमें रूस, हाँ, अजीब सा एक वो दिखाई दे रहा है वहां पे। वो जनरल हफ्तार को वो सपोर्ट कर रहे जी। और हैं। दूसरी तरफ इटली और टर्की एक साथ है, जी जी मतलब देखिए। और वहां पे फ्रांस सोच रहा है कि हम किस तरह से मदाखलत करें, तो उसने अपना वो राफेल जेट्स भेज दिए जी उनको डिसेबल करने के लिए जो उनके खिलाफ थे। तो जी मतलब ये कि नेटो में भी कितना फर्क आ गया है, जरा देखें आप इसको। जी 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 नेटो में दरार पड़ गई है कि नेटो के जो मूल ममालिक हैं वो, उनमें 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, पहली बार नहीं है। ये तो जी तब से शुरू हुआ जब ये इराक तुर्की में कू करने की कोशिश की गई और उसके बाद से ये हालात है। और तुर्की का जो अजरबैजान में रोल है, वही रोल इस वक्त कतार में है। कतार में होने का मतलब ये है कि वो पूरा जो किस्सा था, वो गरीब जो जर्नलिस्ट जिसको काटा गया टुकड़े टुकड़े कमाल करके, कमाल खाशोगी। खाशोगी साहब का, वो भी कहाँ होता है, वो टर्की में होता है। और टर्की के पास सारे सबूत हैं सलमान साहब को फंसाने के लिए। जी तो गरज ये कि ऐसी चालें बनी हुई हैं इस बिसात में कि तुर्की बहुत बड़ा फैक्टर इमर्ज होके आ रहा है। और तुर्की ने एक और चीज की है, और वो है कि कश्मीर पे अपना तेवर दिखा दिया, जी 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 जिसपे कि ईरान ने अभी सुकूत इख्तियार कर रखा है। जी जी पहले बोलता था लेकिन आजकल इख्तियार कर रखा है सुकूत उस पे। जी तो एक ये तो कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत सी चीजें, बहुत से एलिमेंट्स, बल्कि यहाँ तक कि हमारे फिल्म एक्टर गए थे आमिर खान, जी वो जी कहीं वो एर्दोगान की बेगम साहिबा से उनकी मुलाकात हो, ऐसी जैसे होती है। जी जी हम और आप कहीं जा रहे हैं, कोई पुराना दोस्त मिल गया और उसकी जोजा भी है, सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, आप हाँ कैसे हाँ हैं, चाय जी जी, वो चाय बिल्कुल पीजिए, कर्टसी कॉल किस्म की थी वो। courtesy होती है। हाँ उसमें इतना हंगामा कि बताइए, तुर्की जैसे मुल्क को अब आप फंडामेंटलिस्ट कह रहे हैं, तो कहिए, खूब खूब कहिए, हो सकता है हो रहा हो, वो हो भी रहा है। क्यों? बहुत मुमकिन है कि वो इस तरह की अलाम हमास को सपोर्ट करता है, हाँ तुर्की हमास को सपोर्ट करता है, ईरान हमास को सपोर्ट करता है। हमास सुन्नी है जी। और वो सुन्नी है, वो तुर्की सुन्नी है, ये शिया है। अब आप कैसे समझाएंगे दुनिया को? कतर पर भी ये इल्जाम है कि वो हमास को और इखवानुल मुस्लिमीन दोनों को सपोर्ट हम दोनों को सपोर्ट कर रहा है। तो आखिर इखवानुल मुस्लिमीन का ही खेल है सारा ये। जी जी असल में खतरा जो है, शुरू में और आखिर में, हम अजरबैजान को तभी समझ पाएंगे जब ये पूरी पूरी बिसात को समझेंगे। जी 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 अजरबैजान और आर्मीनिया हाँ बहुत छोटे प्लेयर्स हैं इसमें। जो जंग हो रही है वो तो हो रही है, वो हाँ उनकी फितरत में है, बहुत पुराना, एक दूसरे के देख नहीं सकते हैं ये, हाँ। यानी एक अच्छा, दूसरे को वो जानने जो नहीं। असल बात ये समझनी कि इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ था जो ये ट्रिगर किया, क्यों हुआ ऐसा इस वक्त, मैं क्या तो समझता हूँ टाइमिंग कि क्या इंपॉर्टेंट। मैं समझता हूँ कि तुर्की का इस वक्त इम्पोर्टेंट है हाँ कि वहां पे, क्योंकि रूस उसके खिलाफ हो रहा है, तो उसने कहा ठीक है, हम यहाँ भी कुछ करते हैं तुम्हारे ही पड़ोस में। हम्म, मुझे लग रहा है ये तभी आप देखें कि वो जो बैलेंस्ड आवाजें आई हैं हम्म, वहां से, तो ये, चाहे वो, अब मजे की चीज ये है कि सारे तोते जो हैं वो जो स्पेड्स हैं
वो अमेरिका के हाथ से निकल चुके हैं। जी जो जी तय होना है वो रूस और तुर्की के बीच में होना है, जैसे एक जमाने में रूस और तुर्की और ईरान के बीच में होना है। जो जी भी हो कॉम्बिनेशन, उसमें आप रूस को पाएंगे, जी जी जी। और जो अच्छा, इधर कॉम्बिनेशन होगा चीन को पाएंगे। एक एक चीज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चल रही है, वो ये कि ईरान आर्मेनिया के साथ है और वो शायद अजरबैजान के सुन्नियों के खिलाफ है। क्या कुछ है, ईरान का रिएक्शन कैसा है? और मैंने जो अभी तक देखा है वो दोनों तरफ से बड़ी बैलेंस्ड बात कही गई है कि दोनों को जंग नहीं करनी चाहिए और वो मीडिएट करने के लिए तैयार है। क्या कुछ आपने देखा है कि ईरान ने कोई आर्मेनिया को सपोर्ट करने की बात कही हो, अजरबैजान के खिलाफ कोई बात कही हो? ये सबके लिए इनकन्वीनियंट है, तुर्की के लिए। मैं जो कह रहा हूं, ये इवन हैंडेड बात, ये सबके लिए खतरनाक है। ये रूस के लिए खतरनाक है, इसमें साइड लेना इस वक्त, क्योंकि अगर हमने इसकी साइड ले ली तो हमारा तुर्की से हम क्या करेंगे, और तुर्की से अगर हम हो गए तो फिर तुर्की वापस चला जाएगा नेटो में। अब देखिए, बड़ी सेंसिटिव चीजें हो रही हैं। दूसरी चीज ये है कि तुर्की चला गया है वहां सूडान में, सोमालिया में, और कहीं खुदा ना खास्ता यमन में चला गया तो उसके बाद क्या हशर होगा वहां पे यूएई का और सऊदी अरेबिया का, तो आप सोच नहीं सकते। इस वक्त वो बहुत जुनूनी कैफियत में। अलावा इन सब चीजों के, तेल का मसला है, जहाँ पे वो एक्सप्लोरेशन चल रहा है तुर्की का मेडिटेरेनियन में, जी और तेल पे दोनों, सारा खेल जो है तेल का है। लिबिया का जो ऑयल आउटपुट है वो बंद हो गया था कुछ दिनों के लिए, उसको निकाल के फिर से लाना है, बाजार में लाना है, रेगुलेट करना है, अपने कब्जे में रखना है, ताकि लीवर्स रहे हमारे साथ। ये देखिए, बहुत सी चीजें चल रही हैं। ये इसमें ये कहा जा सकता है कि बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश में हम ये मान सकते हैं इस वक्त कि बेलारूस वाला केस हो सकता है। वो एक मॉस्को का जो डिसिडेंट था, जिसको वो जहर दे दिया गया था, जी जी जी। या एक्सीडेंट हो गया था, या वो जिसको जर्मनी ने जर्मनी। इलाज किया वहां पे। अब ओके, बताइए, ऐसी खतरनाक जो है बीमारी हो, वो जहर से ये भी नहीं कि सिर्फ आपको लगा, वो जो पड़ोस में होंगे उनको, नोविचॉक ऐसी चीज होती है जी जी कि लोग उसमें वो पीपीई पहन के मिलते हैं लोगों से जिसको हो गया होता है, जी लेकिन जी। वो साहब जहाज में जा रहे हैं यहाँ से वहां, और सब लोग ने घेरे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो ये एक चीज बढ़ाने की भी हुई, क्यों हुई उसका भी रिश्ता इसी से है कि रूस का पाइपलाइन बन रहा है जर्मनी से, गैस पाइपलाइन बन रही है जर्मनी के साथ। जर्मनी से के मतलब है पूरे यूरोप पे रूस का कब्जा, एक माने में। आप उसको सबवर्ट करना चाहते हैं, तो आपने साहब एक ये खेल, एक शोशा छोड़ दिया। तो बाद में पता चला कि नहीं, लॉजिक ही नहीं है इसकी, तो वो खैर वो चलेगा अपने हिसाब से। तो ये है, ये देखिए, अजरबैजान इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, ऑयल ऑयल का अच्छा पाइपलाइन। अच्छा अच्छा, आखिर में मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या भारत पर कोई किसी तरह का इन डेवलपमेंट्स का कोई असर पड़ेगा? भारत किस तरफ है, कहाँ है इस अजरबैजान आर्मीनिया नगोर्नो काराबाख वाले में? देखिए, भारत पे हर चीज का असर होता है, इसलिए कि भारत हर चीज में का मोहताज है, तेल का मोहताज है। और जरा सी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसी हुई जहां पे तेल की कीमतों पे असर पड़ेगा, तो फिर कहीं मनमोहन सिंह को पैदा करना पड़ेगा, जैसे पिछली बार हुआ था 1990s में। एक तरफ तो वो उनकी कैप्टिव मार्केट खत्म हो गई थी सोवियत यूनियन के गिर जाने से, जहां वैसे वो कुछ बेचते बेचते नहीं थे, लेदर गुड्स और चाय, और बेचारे हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं था ना, अभी भी है कुछ बेच। ये जो कह रहे हैं सेंट्रल एशिया के लिए रेलगाड़ी बनाएंगे और चीन से मुकाबला करेंगे, और वो घड़ी तक तो हम बेचते नहीं है, सुई तक तो हम बनाते नहीं एक्सपोर्ट के लिए। तो चाय और चमड़ा हमने भेजा वहां पे रूस में, और उनसे खरीदे हमने टैंक्स और सुखोई जेट्स और मेरा मिग जेट्स, और उसके पास अदा करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये तो वही हुआ कि एक एक कतरे का मुझे देना पड़ा हिसाब, खूने जिगर वदियते मिशगाने यार था। जी तो जी। तो
तो है नहीं कुछ देने के लिए, लेकिन लेने में हमको तेल की जरूरत पड़ती है, और तेल महंगा हो गया तो फिर उसका असर तो होगा हमारे ऊपर। जी 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 जी। और ये अगर स्पाइरल हो, अभी कुछ नहीं हो रहा है हाँ। इस वक्त सब सुख चैन से हैं, हम्म, लेकिन जिस वक्त तुर्की चाहेगा तो वो बात फैल सकती है, जी जी जी। बिल्कुल फैल सकती है। और उस वक्त ना इनकी समझ में आएगा ना रूस की समझ में आएगा। रूस और तुर्की का खेल है असल में। अगर मैं समझ पाया हूं, हाँ। बातें मॉस्को में होंगी हम्म, और अंकारा के बीच में। ये दो जी हैं जो मिलके, एक तरफ नेटो का एक एडजंक्ट है जो हाँ, बैठा हुआ है टूटने के लिए तैयार। देखिए, तुर्की के होने से ये सारा तुर्की और ईरान और हम्म, पाकिस्तान और बगदाद, हम्म, ये सब उसमें थे, पैक्ट में थे एक जमाने में। ये पैक्ट था, बाद में वो आरसीडी बन गया, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। हम्म, आरसीडी मुल्क जो होते हैं, जब बगदाद निकल गया था बीच में से, जी तो ये पुराना इनका अलायंस है, जिसको के ब्रेजिंस्की ने कहा था क्रिसेंट ऑफ क्राइसिस। जी जी। जब आपको याद होगा, रूस आ गया था वहां पे और अयातुल्ला आ गए थे ईरान में, और तुर्की में हलचल मची हुई थी, तो ब्रेजिंस्की ने कहा था क्रिसेंट ऑफ क्राइसिस, तभी वो अफगानिस्तान में आके बैठे थे। जिमी कार्टर के जमाने से जी जी जी। किस्सा शुरू होता है। तो ये तीन मुल्कों में एक अलायंस था, हम्म, प्रो वेस्ट, हम्म, यानी एक नेटो के साथ सीधा सीधा अलायंस था, दूसरा शहनशाह साहब थे, और तीसरा जो भी हो, हाकिम अयूब के जमाने से ले लीजिए या जियाउल हक के वक्त से ले लीजिए। तो अब मेरा ये ख्याल है कि ये नॉन अरब अलायंस जो है, हम्म, इसमें जान आ सकती है। जो जी नॉन जी अरब अलायंस है, जी इसमें जान आ सकती है, और आजरबाईजान का उसमें कोई रोल हो सकता है, जी क्योंकि कैस्पियन पे एक्सेस मिल जाए अगर, तो कौन नहीं चाहेगा। फिर उसके बाद तो पूरा यूरोप है आपका। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद नकवी साहब, आपने बहुत ही गहराई से इस पूरे खित्ते के बारे में बताया, और खास तौर पे तुर्की का रोल, जिस तरह से तुर्की एक्सपेंशनिस्ट एक तरह से पॉलिसी, वो हागिया सोफिया के जरिए अपने आप को पूरी दुनिया को मुसलमानों का लीडर, और अर्तगल गाजी जो टेलीविजन सीरियल है उसके जरिए ये एक ख्वाब दिखाना कि ये शायद सल्तनत उस्मानिया वापस आने वाली है। तो वो एक अजीब सी सूरत हाल बन रही है। लेकिन इसराइल भी खौफजदा है तुर्की से। जी ईरान से है, जी ईरान से है, लेकिन जो तुर्की की एक्सेस है, जो कुर्बत है, उससे बहुत खौफजदा है इसराइल। वो जी। बोल नहीं रहा है अभी, क्योंकि अभी उसने इजिप्ट को और सऊदियों को आगे कर रखा है। लेकिन ये आपने बहुत बड़ी बात कही, चूंकि आमतौर पर ये समझा जाता है कि तुर्की के इजराइल से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, और न, उसके बावजूद भी वो यूएई वगैरह को क्रिटिसाइज करता है। जी शायद वो दिखावा है, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो एक तरह से इजराइल भी तुर्की से खतरा महसूस कर रहा है, जी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और नगोर्नो काराबाख के बारे में भी जितनी बारीकी से आपने बताया, और जिस तरह से रूस और तुर्की का एक तरह से प्रॉक्सी वॉर ये है, ऐसा कुछ आपने बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि हम कोशिश करते हैं कि हर इशू को बारीकी से समझा जाए और आप लोगों तक भी हकीकतें पहुंचाई जाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।